Good morning class, welcome in social science class. Dear students, today in our social science class we are going to revise the practice syllabus of practice test 2. So let's see what's the syllabus. Syllabus is civics chapter number 3 and 4 and one chapter from geography chapter number 5. Let's revise the syllabus. So चैप्टर नंबर 3 जो सिविक्स से है वो है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स. सो डियर स्टूडेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, उसमें एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. सो स्टेट के अंदर एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसके मेंबर जो है वो डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं उनको, फिर वो असेंबली में पहुंचते हैं. वहाँ पर जो पार्टी मेजॉरिटी ऑफ सीट्स लेकर आती है वो बनती है रूलिंग पार्टी. दैट मीन्स वो गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट को रन करते हैं, और उसके बाद जो बाकी की पार्टी रह गई वो कहलाएंगी ओपोजिशन पार्टी. सो मेजॉरिटी ऑफ सीट्स रूलिंग एंड बाकी जो है वो बनी ऑपोजिशन पार्टी. उसके बाद ये सभी एमएलए जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं और वहाँ पर किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन होता है जो कि स्टेट के अंदर करंट इशू चल रहे हैं या स्टेट में कुछ होने वाला है, कोई पॉलिसी है. सो उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसमें रूलिंग पार्टी जो है, अगर बाकी के पार्टी मेंबर्स जो होते हैं जो अपोजिशन पार्टी में बैठते हैं, सो वो क्वेश्चन कर सकते हैं. सो रूलिंग पार्टी उनके क्या करेगी, आंसर देगी. सो इस तरीके से प्रॉपर लेजिस्लेटिव असेंबली वर्क करती है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा या न्यूज़पेपर के द्वारा अपनी पॉलिसीज़ और अपनी स्कीम्स को बताते भी रहते हैं. अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी सोसाइटी में स्टार्टिंग से ही ये सिनेरियो होता है कि बॉयज़ और गर्ल्स को के लिए अलग अलग सेपरेट सिनेरियो डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि बॉयज़ ये काम कर सकते हैं, गर्ल्स ये काम कर सकते हैं, या बॉयज़ का बिहेवियर पर्टिकुलर इस तरीके से होना चाहिए, गर्ल्स का ऐसे होना चाहिए. सो इस चैप्टर में हमने दो एग्जाम्पल देखे थे. एक देखा था समोआ आइलैंड का कि कैसे उसमें जैसे ही बच्चा जो है वॉक करना स्टार्ट करता है तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है और उसको उसके जो बड़े सिबलिंग्स होते हैं, बड़े भाई बहन होते हैं, वो उसकी टेक केयर करते हैं और वो जल्दी ही फिशिंग वगैरह एक्टिविटी जो है वो सीखना शुरू कर देते हैं. और दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा था मध्य प्रदेश का कि जहाँ पर गर्ल्स के लिए सेपरेट स्कूल होते हैं, बॉयज़ के लिए सेपरेट स्कूल होते हैं. गर्ल्स का जो स्कूल होता है उसका जो प्लेग्राउंड होता है वो कम्प्लीटली सराउंडेड होता है विद हाई वॉल्स, और बॉयज़ का जो होता है वो एक पूरा प्लेग्राउंड होता है, ओपन प्लेग्राउंड होता है. इस तरीके से हमने 2 एग्जाम्पल्स वहाँ पर देखे थे. उसके बाद हम बात करते हैं वैल्यूइंग ऑफ हाउस वर्क. सो घर के जो काम होते हैं जो विमेंस करती हैं उनकी वैल्यू कम आकी जाती है क्योंकि उसके बदले में कोई भी वेजेस नहीं मिल रहे होते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स. सो डोमेस्टिक वर्कर्स जो होते हैं वो बहुत अर्ली मॉर्निंग उनकी स्टार्ट हो जाता है उनका काम और लेट नाइट तक चलता रहता है, जबकि उनको इतने हार्ड वर्क के बाद वेजेस बहुत ही कम मिलते हैं और रिकग्निशन भी ज़्यादा उनको नहीं मिलती है, उनके साथ बिहेवियर भी ज़्यादा अच्छा तरीके से नहीं किया जाता है. विमेंस वर्क एंड इक्वालिटी. आप सबको पता है कि मैन के कंपैरिजन में विमेन के वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं और उनमें कोई हॉलीडे या इस तरीके से कोई ऑप्शन भी नहीं होता है, और जबकि उनको बदले में कोई भी वेजेस नहीं मिलती हैं, उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती है. सो इस चीज़ों को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स चलाई जिनमें जैसे कि आंगनवाड़ी. सो वहाँ पर फिक्स कर दिया गया है कि 33% जो वर्कर्स वहाँ पर एम्प्लॉय होंगे वो विमेन होंगी, सो दैट औरतें जो है वो घर से बाहर जाके काम करें और उनको बदले में वेजेस मिले. सो उनका जो रिस्पेक्ट है या उनके काम की रिकग्निशन होनी स्टार्ट हो जाए. सो ये था हमारे चैप्टर नंबर 5 से. उसके बाद हम बात करते हैं हमारे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 की, दैट इज़ वाटर. सो वाटर वाले चैप्टर में हमने सबसे पहले किया था वाटर साइकिल, और वाटर साइकिल की स्टार्टिंग होती है इवेपोरेशन से, जो कि वाटर बॉडीज़ जितनी भी लैंड के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं वहाँ से इवेपोरेशन होता है, देन कंडेंसेशन की प्रोसेस चलती है जिसमें क्लाउड फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद जब कंडेंसेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि क्लाउड जो है उन वाटर ड्रॉप्स को होल्ड नहीं करके रख सकते तो वो प्रेसिपिटेशन हो जाती है. और प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश हो जाती है या फिर स्नोफॉल हो जाता है, हेल स्टॉर्म हो जाता है. उसके बाद वो पानी वापस लैंड के ऊपर आ जाता है बारिश के रूप में या स्नो के रूप में या हेल स्टॉर्म के जैसे की फॉर्म में, और उसके बाद वो ग्राउंड वाटर टेबल में या फिर वापस ओशन में चला जाता है. अब हम बात करते हैं ओशन की. सो ओशन का वाटर जो होता है वो पीने के काबिल नहीं होता है, पीने के लिए
ड्रिंक के लिए एबल नहीं होता है, क्योंकि वो सलाइन वाटर है, उसमें बहुत ज़्यादा साल्ट होता है और सबसे ज़्यादा जितना भी अर्थ के ऊपर पानी है उसका 97.3% जो है वो ओशन में ही है। और ओशन का पानी जो होता है वो हमेशा मूवमेंट में रहता है, और ये मूवमेंट वो करता है वेव्स के द्वारा, टाइड से और ओशन करंट से। अब हम बात करते हैं विंड्स की। सो सबसे पहली जो मूवमेंट है वो है विंड। और विंड कैसे होती है, वेव कैसे होती है, वेव्स are formed when winds scrape across the ocean surface. The stronger the wind blows, the bigger the waves become. कि ओशन के वाटर पे जब जैसे ही विंड जो है स्क्रैप करती है, सो जितनी ज़्यादा तेज़ विंड होगी उतनी ज़्यादा तेज़ वेव्स होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं टाइड्स की। सो दो तरीके के टाइड्स होते हैं, नीप टाइड एंड स्प्रिंग टाइड। जब अर्थ, मून और सन जो है वो एक लाइन में होते हैं तब आते हैं स्प्रिंग टाइड, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचे टाइड होते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे नीप टाइड, जिसमें सन और अर्थ जो है वो मून के साथ एंगल बनाते हैं इस तरीके से। वहाँ पर टाइड जो होते हैं उनकी हाइट जो है वो ज़्यादा नहीं होती है। सो बेसिकली टाइड जो होते हैं वो मून सन के ग्रेविटेशनल पुल से आते हैं। सो उसके बाद हम बात करते हैं ओशन करंट्स की। सो ओशन करंट्स आर द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। जब ओशन का पानी लगातार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता रहता है वो कहलाती है हमारी करंट्स। और करंट्स जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स। जो इक्वेटर के आसपास का पानी है वहाँ पर बनेगी वार्म करंट्स, और जो पोल्स के आसपास का है वहाँ बनेगी कोल्ड करंट्स। बट यहाँ पर देखने वाली क्या बात है कि जहाँ पर भी वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलेगी वहाँ पर फिश जो है वो बहुत ज़्यादा होंगी। वहाँ पर फिशिंग के लिए वो बहुत ही सूटेबल सिनेरियो बन जाएगा। सो इस तरीके से ये हमारी नेविगेशन में भी, जब बहुत अच्छी स्पीड से करंट चलती है तो वो नेविगेशन में भी बहुत हेल्प कराती हैं कि शिप जो है वो हार्बर में जाके लग जाते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी वो हेल्प करती हैं। सो ये हुआ हमारा रिवीजन। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्स की। सो प्यारे बच्चों, एग्जाम जो आपको करना है वो सुंदर राइटिंग में तो करना ही है, साथ के साथ उसकी फ़ोटो भी बहुत अच्छे से क्लियर जो है वो आप क्लिक करेंगे, और उसमें स्पेस का भी आप ध्यान रखेंगे। बच्चे क्या करते हैं, बहुत कंजस्टेड लिख देते हैं, जिसमें टीचर जो है उसको मार्क्स देने के लिए स्पेस नहीं मिलता है। तो आपको कंजस्टेड नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, साफ साफ लिखना है, और टीचर को स्पेस देना है कि वो मार्किंग अच्छे से कर पाए। सो इस तरीके से आपने अपना पेपर अटेम्प्ट करना है और बहुत सुंदर फोटो क्लिक करके सेंड करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। Thank you. We will meet soon in our next class. Bye-bye.